के अध्यक्ष भाई मुकेश गौड़ जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे बहुत ही वरिष्ठ वयोवृद्ध नेता आदरणीय श्री सतपाल सांगवान जी, चेयरमैन जिला परिषद बहन अनीता मलिक जी, इस लोकसभा के चुनाव के संयोजक भाई शंकर धुप्पड़ जी, पूर्व विधायक शशि परमार जी और हमारे रोहतक जिले के आए हुए महम के नेता, बहुत ही जुझारू संघर्षशील जोशीले नेता भाई शमशेर खरकड़ा जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा मैंने बताया कि इतनी गर्मी, इस गर्मी में मैं भी जब चंडीगढ़ या करनाल से हेलीकॉप्टर से चल के यहाँ तक आ रहा था तो उसमें भी बहुत भयंकर गर्मी लग रही थी, और आज की आपकी इस गर्मी में यहाँ बैठे हैं, वास्तव में इस गर्मी ने मेरा भरोसा और बढ़ा दिया है कि जिस लक्ष्य को हम लेकर के चले हैं कि हरियाणा की 10 के सीटें ये हमने नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालनी है, यहाँ आने के बाद कोई शक नहीं रहा, मेरा विश्वास बढ़ गया है कि 10 की 10 सीटें हम मोदी जी की झोली में डालेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, पिछले 10 साल में बहुत से काम गिनाए गए हैं यहाँ, चाहे केंद्र सरकार मोदी जी के काम गिनाए हों और चाहे हरियाणा के काम गिनाए हों। मैं एक बात के लिए इस इलाके की तकलीफ को अच्छी तरह समझता हूं कि यहां पानी की इतनी कमी है। चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पर यहां नहरें, नाले, खाले कुछ बन तो गए थे, कुछ दिन पानी भी चला होगा, लेकिन उसके 25-30 साल तक उनकी सुध किसी ने नहीं ली थी। जब जयप्रकाश जी यहाँ के विधायक बने, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ टेल पर पानी पहुंचता नहीं है, पहुंचा दीजिए, और हमने 300 टेल में से 293 टेल पर सन 2016-17 पानी पहुंचाया मित्रों। और मैं खुद देखने के लिए आया था, मुझे याद है शायद पाजू गांव था, वो पाजू गांव में, और ऊंट की सवारी करके और मुझे वहां लेके गए थे, और जयप्रकाश जी ने मुझे वो पानी दिखाया था। मित्रों, पानी के लिए मैंने बहुत काम किया है, और केवल उस टाइम किया ऐसा नहीं है, लगातार बरसात के दिनों में यहाँ पानी पहुंचता है। और पानी ज्यादा कैसे पहुंचे, ये बहनों से निवेदन है कि बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी देर ही 10-1 मिनट अपनी बात कहूंगा, आप 10 मिनट बैठ जाओ थोड़ा, उसके बाद बेशक जाना। तो 10 मिनट की बात है, ज्यादा नहीं है, मेरा लंबा भाषण नहीं है। मैं तो केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि अभी भी यहाँ पानी की कमी है, पानी की पूर्ति ठीक हुई नहीं है। खाली यहाँ नहीं, हम तो राजस्थान के अपने मित्र, मुझे याद है एक दिन बहुत से कागज मेरे पास आते हैं, जब खोल के मैं देखता हूं तो एक गांव की कहानी लिखी हुई थी, लेकिन वो एड्रेस लिखा हुआ था राजस्थान के गांव का। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ लुहारू के इलाके में तो पानी फिर भी पहुंचता है, लेकिन हमारे यहाँ तो पानी पीने की भी बूंद नहीं है। हमारे एक गांव का आप गोद ले लो, आप हमको पानी दे दो। यानी जो लुहारू से भी बदतर हालत में राजस्थान, वहां पानी पहुंचता नहीं है। अब राजस्थान की सरकार बनी, उनका कि आपके यहाँ जब बरसात का पानी आता है, बाढ़ आनी शुरू हो जाती है, उस टाइम का पानी हमको दे दो। हमने कहा देखो, समुद्र में जाने की बजाय तो हमारे यहाँ जब बरसात के दिन होते हैं, अगर अपने आप पाइपलाइन बिछा के ले जाओ, हमें दिक्कत नहीं है, हम उनके सीकर जिले को, चूरू जिले को पानी देंगे, लेकिन देंगे तब जब पानी हमारे पास, हमारे अपने कोटे से ज्यादा होगा। जब बात आई, हमने कहा एक शर्त हमारी भी है, हमारी शर्त यह है कि आप अपनी 3 पाइपलाइन बिछाओगे तो साथ में एक पाइपलाइन हमारी भी ले जाओगे, और वो लुहारू में जाकर के आप उसको छोड़ना, ताकि हम लुहारी के इलाके को 600 क्यूसेक पानी और दे दें। मित्रों, ये समझौता हो चुका है। आने वाले सालों में लुहारू की पानी की प्यास, वो जो प्रोजेक्ट बनेगा हथनीकुंड डैम से शुरू होगा, और यहाँ लुहारू में 600 क्यूसेक पानी देने की बात हमने कही है। हमने लुहारू की सभी नहरें, नाले, उसकी भी रीमॉडलिंग कराई है, करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च आया है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी इस बात की है कि जब जमीन पर आप लोगों की जो विकास की बातें मैं यहाँ के लोगों से सुनता हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। मैंने आकर के पूछा, मैंने कहा और विकास के बारे में बताइए।
कहने लगे कि हरियाणा सरकार की जो ये पॉलिसी बनी है कि हर गांव में यानी बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरियां लग रही हैं वो इस इलाके में भी बहुत लग रही हैं। मुझे मालूम लगी कि नहीं लगी, आप बताइए गांव के अंदर कोई बिना पर्ची खर्ची के कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिली क्या? जरा हाथ खड़े करो तो मिली हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ऐसी बीमारी कांग्रेस के टाइम की हमने काटी है। वहां तो नौकरियां बिकती थी, बोली लगती थी कि पीएन की नौकरी के इतने पैसे, क्लर्क के इतने पैसे, सुपरिटेंडेंट के इतने पैसे, क्लास 1 के इतने पैसे, एचसीएस के इतने पैसे। ये पैसों से नौकरियां बिकती थी भाइयों बहनों। हमने हम सब की नाराजगी मोल ली। हमने कहा मेरे प्रदेश का पढ़ा लिखा जवान ये सबसे पहले नौकरी पाएगा, सिफारिश की नौकरी नहीं मिलेगी। आखिर तो न्याय दिलाना है लोगों को। गरीब घरों के ऐसे बच्चे जो सपने में नहीं सोच सकते थे, ऐसे बच्चों की भी नौकरियां लगी हैं। जहां तक किसान की बात है, हमने 14 फसलें ये एमएसपी पर खरीदनी शुरू की। जब बाजरा खरीदना शुरू किया तो पहले साल में ध्यान में आया कि हम बाजरा खरीद रहे हैं, अपने किसानों का हमको खरीदना है। लेकिन साथ में बाजरे का भाव राजस्थान में बहुत कम था, वो भी आकर के और यहाँ 600-700 रुपए का ज्यादा भाव का बाजरा यहाँ बेचने लग गए। अगले साल से हमने कहा अपने हरियाणा के किसान किसी भी भाव बाजरा बेचेंगे, लेकिन जो एमएसपी का रेट है, बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, भावांतर भरपाई योजना के नाम से हरियाणा सरकार देगी हरियाणा के किसानों को। और हर बाजरे के किसान को, चाहे उसने घर में खाया है चाहे उसने बेचा है, जितना पैदा हुआ उस सारे को हमने और किसान को उसकी भरपाई ये हमने की है। मित्रों भाइयों बहनों, तो हमने किसानों के लिए बहुत काम किए हैं। किसानों का पैसा पहले मंडी में आता नहीं, मंडी से किसान के खाते में नहीं आता था। सरकार ने शुरू किया कि अब कोई भी पैसा जो होगा वो हम उसके खाते में सीधा भेजेंगे। आज हमारा किसान लखपति करोड़पति हुआ है, क्योंकि पहले तो दुकानदार के पास पैसा जाता था, वो हमको कब दे कब ना दे, पैसा दे के पैसे के बदले में सामान देता था। कि अगर ब्याह करना, शादी करनी है तो फिर हलवाई कौन सा करना है, जो हमारा दुकानदार हलवाई कहता था जाके उससे जाके सामान ले। कपड़े का भी कहता था वहां से ले आ। लेकिन अब पैसा हमारे हाथ में आता है, जहां से इच्छा करते हैं वहां से सामान लाते हैं। ये किसानों के खाते में पैसा आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? खाते में आना शुरू हुआ कि नहीं? अरे हाँ ना तो करो। हाँ, आना शुरू हुआ। तो यही हमको मन की तसल्ली होती है कि हमने कुछ अच्छे काम किए हैं। मित्रों, तो हमने किसानों के नाते से जो काम किया उसमें किसान की आमदन कैसे बढ़े। यही गढ़वा स्थान है हमारे। पिछली बार अपने दलाल साहब कृषि मंत्री भी थे, मछली पालन के भी ये मंत्री थे, तो उन्होंने कहा गढ़वा के अंदर झींगा मछली का सीड का उत्पादन होना चाहिए। हमने करोड़ों रुपए लगा करके गढ़वा में झींगा मछली पालन मंजूर शुरू हो गया ना, शुरू हो गया। तो उसके ऊपर भी हमने 100 करोड़ रुपया लगाया है, ताकि आगे आने वाले समय में लोग यहाँ आमदन बढ़े। बहल में पशुओं का एक अस्पताल बने, वहां सर्जिकल की जो हॉस्पिटल है ये इस बहल के अंदर भी हमने मंजूर किया है। मित्रों, किसानों के साथ कांग्रेस किस प्रकार का झूठ खेल खेलती थी। इन्होंने कहा था कि हम आएंगे, पिछले सालों की बात है कि 72,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ करेंगे। मित्रों, मोदी जी ने माफी की बात नहीं कही। मोदी जी ने कहा कि हम हर किसान को 6,000 रुपया साल का भेजेंगे, और 6,000 रुपया साल का भेजते हुए आज 10 करोड़ किसानों को पैसा दिया जा रहा है। हर साल 60,000 करोड़ रुपया किसानों के खातों में जाता है, जो हर 4 महीने बाद हर किसान को एक किस्त पहुंचती है। ये 4 महीने बाद 2,000 रुपया किसानों को आता कि नहीं आता? जरा हाथ खड़े करो। आता है, ये आता है। किसानों का या गरीबों का भला कैसे हो, मोदी जी बहुत बारीक बारीक बातें करते हैं। मोदी ने कहा कि हम गरीबों को मकान देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। खाली मकान नहीं, मकान के अंदर शौचालय भी होना चाहिए, साथ में पानी भी मिलना चाहिए, साथ में बिजली भी मिलनी चाहिए, साथ में गैस का सिलेंडर भी मिलना चाहिए। आज हमारी बहन माता को चूल्हे पर रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, वरना ये जो चूल्हे का धुआं है, लकड़ी का हो या उपले गुस्से का हो, सीधा आंखों में, सीधा सांस के नाते से अंदर जाता, बीमारियां पैदा होती हैं। आज घरों में गैस का सिलेंडर ये मिला कि नहीं मिला सबको? बहनों बताओ, सबको मिला है।
तो गरीबी दूर करने के ये तरीके हैं। कांग्रेस झूठ बोलती है, उन्होंने झूठ बोला हम आएंगे गरीबी दूर करेंगे। अरे ये तो राहुल गांधी की दादी ने भी 1970 में कहा था हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटा पाए। मोदी जी के 10 साल में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये सर्वे कहता नीति आयोग का, ये सर्वे कहता वर्ल्ड बैंक का कि 20 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। तो मित्रों, गरीबी को दूर करने के लिए मोदी जी के पास स्कीम है, उनके पास फार्मूला है। गरीबी दूर करेंगे तो हम करेंगे। मोदी जी ने कहा कि हम हर महिला को लखपति बनाएंगे। लखपति माने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिसको हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। हर गांव में 10, 12, 15 के कितने ही ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं। मुझे लगता है हर गांव में 7, 8, 10 समूह यहां भी हैं। उन सब का जो उत्पाद होता है, चाहे वो खिलौने बनाएं, चाहे वो कोई कपड़े की चीज बनाएं, बुनाई करके, सिलाई करके, और उनका जो बाजार है ये हम उपलब्ध कराएंगे। हम इसके लिए शहरों में साझा बाजार खोलने जा रहे हैं। साझा बाजार में ये बहनें अपना सामान लेके जाएंगी, शहर का आदमी खरीदेगा, हमारी आमदन बढ़ेगी। हर महिला 1 लाख रुपया कम से कम साल में कमाएगी। महिलाओं को कहा कि ड्रोन सिखाएंगे। ड्रोन हमको मालूम है यहां तो नहीं उड़ रहा, वरना हमारी सभाओं में, ब्याह शादियों में भीड़ को देखने के लिए ऊपर से ड्रोन यानी फोटोग्राफी की जाती है। बहुत आसान खेल है, बहनों को ड्रोन सिखा करके, और हर बहन 1 लाख रुपया साल का कमाए, लखपति दीदी बनाने का कार्यक्रम ये मोदी जी ने लिया है। इस तरह गरीबी दूर करने की बात है। मित्रों, हम लोगों ने 10 की 10 सीटें जो जीतने की बात कही है, जैसा मैंने कहा, लेकिन कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस के बारे में जरूर मैं 2 बातें आपको और बताना चाहूंगा। इनकी बौखलाहट क्या है? एक तो 10 की 10 हारने का डर इनको सता रहा है, और दूसरा इन्होंने जो 50-60 साल में भी काम नहीं किए, वो नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में कर दिए। और 10 साल में ऐसे ऐसे काम जो सीधे हमको ध्यान में आते हैं। ये इलाका, इस इलाके के नौजवान सेना में भर्ती होकर के देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर जाकर के लड़ाई लड़ते हैं। बहुत से ऐसे शहीद हमारे नौजवान कम आयु में भी शहीद होते हैं। हम उनकी शहादत पर गर्व जरूर करते हैं, लेकिन हमारा साथी, एक नौजवान साथी चला गया, दुख तो उस बात का होता है। अब वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट, इन कांग्रेस के लोगों ने 1941 में एक धारा अड़ा दी 370 कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान की लार टपकती है कि हम जम्मू कश्मीर को ले लेंगे। कुछ लोग उनको बहकाते हैं कि जम्मू कश्मीर अलग देश हो जाएगा। आतंकवाद जम्मू कश्मीर फैला, उसको रोकने के लिए हमारे यहाँ के नौजवान, जो हरियाणा की धरती का जन्मा हुआ नौजवान, लड़ाई लड़ता है, शहीद होता है। ये बात मोदी जी के जब ध्यान में आई, उन्होंने कहा कि हम 370 को खत्म कर देंगे, ताकि ना बांस ना बांसुरी, कुछ नहीं रहेगा। 370 खत्म होने के बाद ये जो जम्मू कश्मीर है देश का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। फिर लड़ाई झगड़े, आतंकवाद नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा लाभ भाइयों बहनों ये हरियाणा को हुआ है। आज हरियाणा का जवान वहां सुरक्षित महसूस करता है। 370 हटाई। राम जन्मभूमि पर जिसका झगड़ा कांग्रेस ने 500 साल से, ये जो लड़ाई चल रही थी, अपने 70 साल में उसका हल नहीं निकाल सके। मोदी जी के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, हमने तर्क ठीक से रखे कि वहां राम जी का जन्म स्थान है और रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना, सारे देश की लोगों की आस्था का विषय है। लोग दूर दूर से अपने आराध्य भगवान राम के जन्म स्थान को पूजा करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। भाइयों बहनों, यह काम ऐतिहासिक हुआ कि नहीं हुआ? ऐतिहासिक हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बातें गिनाई जा सकती हैं। हरियाणा में हमने, जहां मैंने नौकरियों की बात की, आयुष्मान भारत, हर परिवार का 5 लाख का बीमा। ये पहले तो बीपीएल के लोगों का था, अब हमने योजना ऐसे बनाई, अब हरियाणा का हर नागरिक अब उसके अंदर 5 लाख के बीमे में कवर कर दिया है। और केंद्र ने बल्कि 70 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, वो परिवार के नहीं बल्कि हर व्यक्ति का अलग से 5 लाख का बीमा 70 साल से ऊपर के लोगों का कर दिया, ताकि हमारे बुजुर्ग, वो तकलीफ है तो इलाज मुफ्त में जाके करा सके, मुफ्त में इलाज करा सके।
तो मित्रों भाइयों बहुत काम किए, लेकिन जैसे कांग्रेस की तड़पन है उनको, अब उन्होंने हथियार अपना लिए हैं। कौन से हथियार अपनाए हैं? उन्होंने अपना लिए, अफवाहें फैलाने का काम शुरू कर दिया। पहली अफवाह उन्होंने क्या फैलाई कि भाई देश का राज तो 272 सीट में आ जाएगा, तो फिर ये 400 सीट क्यों मांग रहे हैं? यानी कोई उनको बुद्धि, कौन अकल दे कि हमें 272 के बाद 400 मिले तो तुम्हें क्या तकलीफ है? लेकिन नहीं, वो कहते 400 इसलिए कह दी हैं कि मोदी जी अगर 400 सीट ले गए ना तो देश के संविधान को बदल देंगे। अब ये कैसी अफवाह है? क्योंकि इस संविधान के साथ इस देश की बहुत बातें जुड़ी हुई हैं। हमारे गरीब तबका, खास करके अनुसूचित जाति, बैकवर्ड क्लास, गरीब आदमी, उनकी बहुत सी रक्षा सुरक्षा उसमें जुड़ी हुई है। उनको डरा दिया क्या कि संविधान बदल गया तो तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इसका स्वयं जवाब दिया है, और उनका जवाब है कि डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था, अगर डॉक्टर अंबेडकर दोबारा से भी जन्म लेके आ जाए ना और वो ये कह दे संविधान खत्म कर दो, तब भी ये संविधान खत्म नहीं हो सकता, बदला नहीं जा सकता, तब भी बदला नहीं जा सकता। ये अफवाहें हैं। हम आएंगे, हर परिवार के खाते में 1 लाख रुपया डाल देंगे। अरे भाई कुछ पढ़ लिख के बताओ, हर परिवार के खाते में 1 लाख डालोगे तो इस देश का बजट तो है 48 लाख करोड़, और 130 करोड़ आबादी है। मैं कहता हूं गरीबों के भी खाते में डालोगे तो भी 40-50 करोड़ परिवार ऐसे हैं या आदमी ऐसे हैं जो गरीबी रेखा पर आज भी हैं। अगर उन 50 करोड़ परिवारों को 1 लाख डालोगे तो 50 लाख करोड़ चाहिए, बजट है 48 लाख करोड़। इससे बड़ा झूठ हो सकता है? पूरा बजट हम एक स्कीम में डाल देंगे। फिर आज जो स्कीमें चल रही हैं केंद्र सरकार की, वो कहां जाएंगी? कहां हमारी आर्मी के लोग जो लाखों की संख्या में इस देश की सेवा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उनका क्या होगा? आज हमारे रेलवेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हाईवेज का क्या होगा? कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये दूसरा झूठ बोल रहे हैं मित्रों, भाइयों बहनों। और तीसरा जो गलत धंधा कर रहे हैं, खास करके सारे देश की तो मैं बात नहीं कह सकता, लेकिन इस भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में खेल और चल रहा है। वो ये चल रहा है कि हमारे चौधरी धर्मवीर जी तो बहुत एक सीधे साधे सामान्य किसान हैं। एक किसान के नाते या थोड़ा बहुत अपना कोई बिजनेस करते होंगे, थोड़ा पैसा अपना कमाते होंगे, चाहे राजनीति में खर्च करते हो, चाहे घर में खर्च करते हो, चाहे लोगों की सेवा करते हो। लेकिन जो सामने बैठा है राव दान सिंह, यहां जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट अरबपति है। यानी एक तो करोड़पति होता है, एक खरबपति होता है, वो अरबपति है। और उसने अरबों जो कमाए हैं वो लोगों की खून को चूस के कमाए। मित्रों, इतने झगड़े उनके हैं आज गुड़गांव के अंदर या ऐसे स्थानों पर जो बिजनेस करते हैं उसमें धोखे का धंधा करके उनके बेटे के खिलाफ आज भी वारंट है। उनका बेटा जमानत पर गया हुआ है, और एक नहीं, पूरे की पूरी कंपनियां, उनके सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो आज कोर्ट के अंदर चक्कर काटते रहते हैं। 9,000 करोड़ रुपए का तो एक मुकदमा, कल ही मुझे किसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है, मालूम नहीं क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट करे। हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आदमी का पता तो लग जाता है ना। जो इस हजारों करोड़ रुपए का मालिक हो, वो अगर थोड़ा पैसे का मुंह लोकसभा की तरफ खोल दे तो उसको कुछ भी धंधे करने का एक अवसर मिलता है। पैसा बहाने का काम यहां होगा। भले ही चुनाव आयोग की आंखें लगी रहती हैं, लेकिन अंदर अंदर वो इतना पैसा बहाएंगे, इसकी सावधानी, इसकी चौकीदारी कि वो पैसा ना बहाए, इसकी चौकीदारी मित्रों कौन करेगा? मुझे ये आश्वासन चाहिए आपसे। चौकीदारा कौन करेगा? कौन करेगा? उस चौकीदारा कौन करेगा? बोल के बताओ। हम करेंगे। और उसका चौकीदारा हमने नहीं किया तो वो अपने मकसद में फिर सफल होगा। कल को मत पछताना क्या मोदी जी का साथ नहीं दे सके। मोदी जी का साथ देना है तो अपना वोट देना एक बात है, लेकिन हम जो लोग यहां बैठे हैं, अपने इस वोट से काम नहीं चलेगा। कोई भी वोटर हमारा उनके चंगुल में ना फंस जाए,
वो बड़े बड़े दफ्तर भी खोलेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चलाएंगे, शराब बांटने का काम भी करेंगे, पैसा बांटने का काम भी करेंगे, लेकिन वोट के बदले में कोई भी सहूलत लेना, मित्रों, इस जमीर का विषय, जमीर का। हम अपनी जमीन जायदाद कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन क्या अपनी जमीर बेच सकते हैं क्या? बोलो, जमीर बेच सकते हैं क्या? ये जमीर ही है जो आदमी को जिंदा रखती है। अगर जमीर बेचते हैं तो मौत हो जाती है, आदमी जिंदा नहीं रहता है। मित्रों, भाई बहनों, आज भी कोई किसी से कोई दिया हुआ नहीं खाता, हर कोई अपनी कमाई खाता है। जब झगड़ा हो जाता है ना, तब हम आम तौर पर एक भाषा बोलते हैं, क्या? अरे भाई, कौन सा तेरे बाप का दिया खाऊं, मैं अपना खाता हूं अपना। तभी वो चौड़ा सीना करके खड़ा होता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि अपना खाता हूं, तेरे बाप का दिया नहीं खाता हूं। भाई, किसी दूसरे के दिए का ये मान लो वो हजम हुआ, बाहर निकला, सारी उम्र काम नहीं आता, लेकिन कोई भी लालच एक पैसे का भी कोई दे या कोई भी सुविधा हमको प्रदान करे तो इसका ध्यान रखना। इलाके में कोई आदमी उनका घुस जाए तो इस चौकीदारी को हमने करना है। कभी भी कोई ऐसी बात आए, हमारे तक पहुंचा देना, चुनाव आयोग तक पहुंचा देना, उसका हिसाब किताब बाकी हम कर लेंगे। मित्रों, निडर होकर के, ताकतवर बनकर के एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आज जातियों में, यानी आज चुनाव में जातियों का उल्लेख भी होने लग गया है कि इस जाति का आदमी बनेगा, इस जाति का आदमी बनेगा। मेरा कहना है, आज जमाना बदल चुका है। आज हमने देखना कि देश के लिए कौन क्या करता है, प्रदेश के लिए कौन क्या करता है। जातियों के आंसू में बह गए तो भाइयों, हम अपने देश का भी नुकसान करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे। और हमारी जो पार्टी है, जिसको हम चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, हम नरेंद्र मोदी का भी नुकसान करेंगे, हम देश का नुकसान करेंगे। जातियां सब अपने ब्याह शादी में, समाज के काम में, समाज की बुराइयों को दूर करने में कोई ऐसा काम हो तो उसमें आती हैं। क्या ये बताओ, जब कोई डॉक्टर के पास जाए इलाज कराने, मानो कोई बीमारी हो गई या एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े जाते हैं, इलाज कराते हैं, क्या हम डॉक्टर के पूछते हैं कि बोल तेरी जाति क्या है, तू मेरी जाति का तो इलाज कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा? पूछते हैं क्या? बोलो, पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। तो इसी तरह हम कोई जाति को नहीं पूछेंगे, हम हर समान जाति के लोग, 36 बिरादरी, अगर हम मोदी जी को चाहते हैं तो चौधरी धर्मेंद्र जी को वोट देना है, और राहुल गांधी को चाहते हैं तो फिर भाई थारी मर्जी। बोलो, राहुल गांधी को चाहते हैं कि मोदी जी को चाहते हैं? किसको चाहते हैं? किसको चाहते हैं? मोदी जी को। आज देश और दुनिया में मोदी जी जहां भी जाते हैं, आज लोग उनको सिर आंखों पर बैठाते हैं, मोदी मोदी करके नारे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि मोदी आज देश का नहीं, दुनिया का नेता बन गया है। आज दुनिया के अंदर किसी को कोई भी तकलीफ होती है तो तुरंत फोन मोदी जी को करते हैं कि भाई, भारतवर्ष की आपकी जो हम सराहना करते हैं, आपका जो विचार होता है, इस समस्याओं को दूर करने वाला विचार होता है, हमारे लिए हल बताओ, क्या हल है। आज हमारा देश दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आने